विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं बीएससी तृतीय वर्ष का आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है, मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट। उस पेपर का नाम है हरित एवं कृषि रसायन विज्ञान यानी ग्रीन एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टोटल आपके सिलेबस में यानी ग्रीन एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी हरित एवं कृषि रसायन विज्ञान में टोटल 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में हम लोगों ने लगभग 18 से 20 प्रश्नों को संग्रह किया है। तो इन 18 से 20 प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा ग्रुप ए के पेपर फर्स्ट के लिए। तो यदि आप इनको पढ़ते हैं, याद करते हैं, समझते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यूनिट नंबर फर्स्ट दी हुई है हरित रसायन के सिद्धांत एवं अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। पहला प्रश्न दिया हुआ है हरित रसायन विज्ञान के 12 सिद्धांतों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। एक्सप्लेन द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हरित रसायन के क्षेत्र एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कोप एंड चैलेंजेस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राइट कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग। न्यूक्लियर इकोनॉमिक परमाणु मितव्ययिता। दूसरा प्रिवेंशन यानी कि निवारण। तीसरा कम खतरनाक रासायनिक विश्लेषण, लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। चौथा सुरक्षित रसायन अभिकल्पना, सेफ केमिकल डिजाइनिंग। पांचवा दिया हुआ सुरक्षित विलायक एवं सहायक पदार्थ, सेफ सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी सब्सटेंस। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है हरित रसायन में परमाणु मितव्ययिता का मत एवं परमाणु मितव्ययिता को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक इकोनॉमिक एंड एटॉमिक इकोनॉमिक्स इन द ग्रीन केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ हरित विलायक से क्या तात्पर्य। आयनिक तरल, अतिक्रांतिक तरल एवं फ्लोरस द्विप्रवस्थी विलायक पर प्रकाश डालिए। व्हाट मीन बाय द ग्रीन सॉल्वेंट। एक्सप्लेन ऑन आयनिक लिक्विड, सुपर क्रिटिकल लिक्विड एंड फ्लोरस लिक्विड्स। प्रश्न क्रमांक 6 हरित रसायन के उपकरण क्या क्या है। हरित विलायक, हरित उत्प्रेरक एवं ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। What are the equipment of green chemistry? Explain green solvent, green catalyst and energy efficient process with example. Question number 7 पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। What are the eco-friendly product? Explain with example. प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है सूर्य प्रकाश का उपयोग करके कौन सी क्रियाएं संभव है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। Which activities are possible by using sunlight? Describe with example. क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है प्रभावी द्रव्यमान दक्षता से आप क्या समझते हो, यह अभिक्रिया द्रव्यमान दक्षता से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण से समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव मास एफिशिएंसी। हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम रिएक्शन मास एफिशिएंसी। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। प्रश्न क्रमांक 10 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ कमेंट ऑन द फॉलोइंग। लाइफ साइकिल असेसमेंट, जीवन चक्र मूल्यांकन। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन पदचिन्ह। इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, पर्यावरण पदचिन्ह। चौथा दिया हुआ है जीवन चक्र मूल्यांकन का लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइकिल असेसमेंट। पांचवा दिया हुआ है लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट, जीवन चक्र प्रभाव आकलन। प्रश्न क्रमांक 11 पर्यावरणीय कारक को विस्तार से समझाइए। पर्यावरणीय गुणांक क्या होता है, इनका पर्यावरणीय कारकों से क्या संबंध है। एक्सप्लेन एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिटेल। What is environmental multipliers? How is related to environmental factor? Question number 12 पॉलीथीन ग्लाइकोल एवं जल में होने वाली क्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। Explain with example the reaction taking place between the polyethylene glycol and water. Question number 13 निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जीवन चक्र प्रभाव आकलन के अनिवार्य चरण, essential step of life cycle impact assessment। दूसरा वेनिलिन के उत्पाद हेतु तेल आधारित जैविक उपकरण, ऑयल बेस्ड बायोलॉजिकल इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिलीन। तीसरा प्रश्न दिया हुआ अभिक्रिया परिस्थितियों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ रिएक्शन कंडीशन। चौथा दिया हुआ पर्यावरणीय मापक्रम, एनवायरमेंटल पैरामीटर। पांचवा दिया हुआ बायोलॉजिकल इक्विपमेंट सेक्टर, जैविक उपकरण क्षेत्र। चौथा दिया हुआ कर्जन अभिक्रिया द्रव्यमान दक्षता, कर्जन रिएक्शन मास एफिशिएंसी। प्रश्न क्रमांक 14 अधिक अभिकारक क्या है। एक्सिस रिएक्टेंट फैक्टर, इसका क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। प्रश्न क्रमांक 15 परमाणु अपव्ययता
तथा प्रतिशत उत्पाद में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर अंडरस्पेंड्स एंड द परसेंटेज प्रोडक्ट। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राइट कमेंट ऑन द फॉलोइंग। ऊर्जा दक्षता के लिए अभिकल्पना, डिजाइनिंग फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। दूसरा, जैविक उपकरण स्कोर, बायोलॉजिकल इक्विपमेंट स्कोर। तीसरा, पेट्रोलियम आधारित मूल यौगिक, पेट्रोलियम बेस्ड बेसिक कंपाउंड। चौथा, पेट्रोलियम कंपाउंड और मंच प्लेटफॉर्म यौगिक, मंच यौगिक। और पांचवा, नवीनीकरण योग्य कच्चे माल का उपयोग, यूज्ड ऑफ रिन्यूएबल रॉ मटेरियल। विद्यार्थियों, फर्स्ट यूनिट के 18 प्रश्नों के बाद हम चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट का नाम दिया हुआ है ग्रीन कैटलिस्ट एंड प्रोसेस, ग्रीन कैटालिसिस एंड प्रोसेस, हरित उत्प्रेरक एवं प्रक्रियाएं। पहला प्रश्न दिया हुआ बड़ा सरल सा प्रश्न है। हरित उत्प्रेरक एवं प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हो, इसका महत्व लिखिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन कैटलिस्ट एंड प्रोसेस, व्हाट इन देयर इंपॉर्टेंस। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, रासायनिक संश्लेषण उद्योगों में अत्याधुनिक अनुसंधान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च इन द केमिकल सिंथेसिस इंडस्ट्री। प्रश्न क्रमांक 3, व्हाट इज बायोलॉजिकल बायो कैटलिस्ट। एक्सप्लेन एंजाइम कैटलिस्ट विद एग्जाम्पल। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, व्हाट इज सपोर्टेड कैटलिस्ट, समर्थित उत्प्रेरक क्या है। एक्सप्लेन सिलिका सपोर्टेड कैटलिस्ट विद एग्जाम्पल। सिलिका समर्थित उत्प्रेरक को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5, एंजाइम क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। व्हाट आर एंजाइम, गिव एग्जाम्पल। एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण एवं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि दीजिए। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट एंड द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। प्रश्न क्रमांक 6, सिलिका समर्थित उत्प्रेरक पर निबंध लिखिए। राइट द एसे ऑन द सिलिका सपोर्टेड कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, जियोलाइट के उपयोग पर निबंध लिखिए। राइट एन एशे यूज्ड टू जियोलाइट। प्रश्न क्रमांक 8, एल्यूमिनियम समर्थित उत्प्रेरक को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन एनुमेला सपोर्टेड कैटलिस्ट विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रक्षालन उद्योग में अत्याधुनिक अनुसंधानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लेटेस्ट रिसर्च इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। प्रश्न क्रमांक 10, सूक्ष्मजीव क्या है, सूक्ष्मजीवों को उत्प्रेरकीय उपयोग का वर्णन कीजिए। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब द कैटालिटिक यूज्ड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरकों का हरित रसायन में क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इन ग्रीन केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्मजीवों के निम्नलिखित उत्प्रेरकीय उपयोगों को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैटालिटिक यूज्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद एग्जाम्पल। बायोमाइनिंग, विटामिन, एल्कोहलिक बिवरेजेस, एंटीबायोटिक और एसिड फर्मेंटेशन। प्रश्न क्रमांक 13, पृष्ठ सक्रिय कारक पदार्थों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सर्फेक्टेंट सब्सटेंस, राइट देयर यूजेस। क्वेश्चन नंबर 14, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक की क्रियाविधि एवं उदाहरण सहित रासायनिक क्रियाओं में उपयोग लिखिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट एंड दैट यूज्ड केमिकल रिएक्शन विद एग्जाम्पल। प्रश्न क्रमांक 15, मिसाइल किस प्रकार बनते हैं, मिसाइल बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। हाउ आर मिसाइल मेड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मिसाइल्स। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट कमेंट ऑन द फॉलोइंग। एल्यूमिना समर्थित गोल्ड द्वारा प्रदूषण में कमी। रिडक्शंस ऑफ पॉल्यूशन बाय एल्यूमिना सपोर्टेड गोल्ड। सेकंड दिया हुआ एनिसोल का हाइड्रोब्रोमो ऑक्सीकरण। उत्प्रेरक समर्थन में गुण। एनिसोल फ्रुक्टोज के जैविक उत्प्रेरक तथा मेथाइल लैक्टोज का निर्माण। प्रश्न क्रमांक 17, डिस्कस द लेटेस्ट रिसर्च फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अत्याधुनिक अनुसंधान की चर्चा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, एक्सप्लेन प्रिवेंशन ऑफ केमिकल एक्सीडेंट। रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न को समझाइए। माइक्रोबियल फ्यूल सेल, साइक्लोडेक्सट्रोटीन, अमीनो एसिड्स, बायोसर्फेक्टेंट और विनेगर। प्रश्न क्रमांक 20, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च ऑफ कोटिंग इंडस्ट्री। प्रलेप उद्योगों के अत्याधुनिक अनुसंधानों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 21, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल फॉलोइंग कैटालिटिक यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के निम्नलिखित उत्प्रेरक उपयोग को उदाहरण से समझाइए। वस्त्र उद्योग, जैविक उपचार, प्रक्षालन उद्योग यानी वॉशिंग इंडस्ट्री, खाद्य उद्योग, फूड इंडस्ट्री और अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। प्रश्न क्रमांक 23, एडिपिक अम्ल का हरित संश्लेषण विधि लिखिए। राइट द ग्रीन सिंथेसिस मेथड्स ऑफ एडिपिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23, कैटेकोल एसिड्स। कैटेकोल एसिड की हरित संश्लेषण विधि लिखिए। राइट द ग्रीन सिंथेसिस मेथड ऑफ कैटेकोलिक एसिड। तो विद्यार्थियों, ये 23 प्रश्न हैं यूनिट नंबर 2 में।
जिसको आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा, समझना होगा। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरकता। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ, मृदा उर्वरकता क्या है? मृदा उर्वरकता मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी? डिस्क्राइब सॉइल फर्टिलिटी असेसमेंट्स। प्रश्न क्रमांक 2, मृदा उर्वरकता मूल्यांकन क्या है? इसके लाभ लिखिए। मृदा उर्वरकता आकलन हेतु प्रयुक्त तकनीकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी असेसमेंट्स? व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? डिस्क्राइब द टेक्निक्स यूज्ड टू असिस्ट सॉइल फर्टिलिटी। प्रश्न क्रमांक 3, मिट्टी में उपस्थित प्रमुख पोषण तत्वों के रूप में उनकी उत्पत्ति को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल एंड देयर ओरिजिन विद एग्जाम्पल। प्रश्न क्रमांक 4, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, याद करिएगा। संकेतक पादप क्या होते हैं? व्हाट आर द इंडिकेटर प्लांट्स? विभिन्न प्रकार के संकेतक पादपों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर प्लांट्स। प्रश्न क्रमांक 5, मृदा परीक्षण की क्या आवश्यकता है? ये किस प्रकार किया जाता है? विस्तार से समझाइए। व्हाट इज द नीड ऑफ द सॉइल टेस्टिंग? हाउ इज डन? एक्सप्लेन इन डिटेल। प्रश्न क्रमांक 6, पादप विश्लेषण का क्या महत्व है? इसके क्या उपयोग लाभ है? इसके प्रयुक्त पदों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट एनालिसिस? व्हाट आर इट्स यूज्ड एंड बेनिफिट्स? एक्सप्लेन द टर्म यूज्ड इन इट। प्रश्न क्रमांक 7, बारानी और सिंचित स्थिति के तहत उर्वरक प्रयोग की विधियों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज अंडर द रेनफिट्स एंड इरिगेटेड कंडीशंस। प्रश्न क्रमांक 8, बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों ये भी। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप ऑफ सॉइल टेस्टिंग। मृदा परीक्षण के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, मृदा परीक्षण के दौरान पोषण तत्व विश्लेषण की विधियों के नाम या प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द मेथड न्यूट्रिशन एनालिसिस ऑफ द रिएजेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द सॉइल टेस्टिंग। प्रश्न क्रमांक 10, राइट कमेंट ऑन द फॉलोइंग। पोषण तत्व उपयोग दक्षता, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरीन द्वारा पत्तियों में उत्पन्न लक्षण, प्रदूषण तनाव के लिए पौधों के प्रचाल, प्रदूषण से पौधों में होने वाली क्षति की पहचान के लक्षण, पर्यावरण प्रदूषण में संकेतक पादप। इतने पॉइंट्स यानी 5 अलग अलग पॉइंट्स को आपको समझाना होगा, पढ़ना होगा, याद करना होगा। प्रश्न क्रमांक 11, मृदा में विभिन्न पोषण तत्वों के महत्वपूर्ण स्तरों को क्या क्या अभिप्राय है? व्हाट आर मेंट बाय द क्रिटिकल लेवल्स ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट इन सॉइल। प्रश्न क्रमांक 12, त्वरित पादप ऊतक विश्लेषण के अंतर्गत प्रयोगशाला में संभव परीक्षण लिखिए। राइट द टेस्ट पॉसिबल इन द लैबोरेटरी अंडर द रैपिड प्लांट टिश्यू एनालिसिस। प्रश्न क्रमांक 13, मृदा में मोटे तौर पर पोषण तत्वों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? विस्तार समझाइए। ब्रॉडली स्पीकिंग न्यूट्रिशंस आर डिवाइडेड इनटू द हाउ मेनी पार्ट्स इन द सॉइल? एक्सप्लेन इन डिटेल। अब आपको इन प्रश्नों को पढ़ना होगा। नमपाचन, वेट डेजिग्नेशन, वेट डाइजेशन, शुष्क भस्मन, जलवायु संकेतक पादप और मृदा परीक्षण। और लास्ट दिया हुआ मृदा उर्वरकता मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 15, प्रदूषण द्वारा होने वाली क्षति को पौधे में किस प्रकार पहचाना जाता? अवलोकनीय लक्षणों को लिखिए। हाउ इज द डैमेज कॉजेज बाय पोल्यूशन रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट? राइट द ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स। प्रश्न क्रमांक 16, विभिन्न प्रदूषणों के लिए पौधों की प्रतिक्रिया द्वारा अभिलक्षित संकेतक पादप लिखिए। राइट इंडिकेटर प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू वेरियस पोल्यूटेंट्स। प्रश्न क्रमांक 17, बारानी परिस्थितियों में उर्वरक प्रयोग विधि लिखिए। राइट द मैटर ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर ऑफ रेनी कंडीशंस। प्रश्न क्रमांक 18, सिंचित स्थितियों में उर्वरक प्रयोग की विधि लिखिए। राइट द मैटर ऑफ फर्टिलिटी फर्टिलाइजर्स यूज्ड ऑफ इरिगेटेड कंडीशन। तो विद्यार्थियों यूनिट नंबर 3 में टोटल 18 प्रश्न हैं। तो पहली में 18, दूसरे में 23, तीसरे में 18। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको कम से कम 2-2, 3-3 बार पढ़ना होगा। ये सब्जेक्ट जो हमारा है ग्रुप ए का पेपर फर्स्ट बड़ा इजी है, सबसे सरल है। यदि आप इसको आसानी से पढ़ते हो, रिलैक्स होकर पढ़ोगे तो बहुत जल्दी पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पेपर है इसलिए। प्रश्न क्रमांक 18 के बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 का नाम है जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग। प्रश्न क्रमांक 1 बहुत बढ़िया प्रश्न है, विद्यार्थी इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ये आ सकता है। जैविक खाद क्या होती है, इसके विभिन्न वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? एक्सप्लेन देयर वेरियस क्लासिफिकेशन। जैविक खाद के प्रमुख स्रोत लिखिए। राइट द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। प्रश्न क्रमांक 3 जैविक खाद के महत्व को लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। प्रश्न क्रमांक 4
गोबर खाद बनाने की विधि लिखिए। राइट द मेथड ऑफ मेकिंग ऑफ द काउ डंक मैन्यूरिंग्स। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, हरी पत्ती की खाद से संबंधित प्रश्न है ये, प्रश्न क्रमांक 5। तो हरी पत्ती खाद पर एक निबंध लिखिए। राइट द एसे ऑन ग्रीन लीफ। प्रश्न क्रमांक 6 बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या है, यह मृदा सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार प्रभावित करता है। व्हाट इज कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, हाउ इज डस इज अफेक्टेड सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। प्रश्न क्रमांक 7वां, मृदा में जैविक खादों में निम्नलिखित परिवर्तन अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। खाद निर्माण, किण्वन, वर्मी कंपोस्टिंग। घुलनशील पदार्थों का अपघटन, अघुलनशील पदार्थों का अपघटन। प्रश्न क्रमांक 8, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि लिखिए। राइट द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट। प्रश्न क्रमांक 9, सीवेज और स्लज से खाद बनाने की विधि लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 10, व्हाट इज अर्बन कंपोस्ट, शहरी कंपोस्ट क्या होता है, इससे खाद बनाने की विधि लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11, हरी पत्ती की खाद बनाने की विधि लिखिए। तो विद्यार्थियों, जितने भी खाद बनाने की विधि हैं ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक खाद बनाने की विधि आपकी परीक्षा में अवश्य आएगी। प्रश्न क्रमांक 12, मृदा में जैविक खादों की परिवर्तन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन ऑन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन सॉइल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। प्रश्न क्रमांक 13, मृदा में उपस्थित जैविक खादों में घुलनशील पदार्थों का अपघटन समझाइए। एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रेजेंट इन द सॉइल। प्रश्न क्रमांक 14, मृदा में उपस्थित जैविक खादों में अघुलनशील पदार्थों का अपघटन समझाइए। एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रेजेंट इन द सॉइल। प्रश्न क्रमांक 15, मृदा में उपस्थित जैविक खादों में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का अपघटन समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16, राइट कमेंट ऑन फॉलोइंग। भारी जैविक खाद, सांद्र जैविक खाद, जैविक खादों के प्रमुख स्रोत, गोबर खाद, तेल खली, मछली खाद। और आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर जैविक खादों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन्स। तो विद्यार्थियों, यूनिट नंबर 4 में टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 17 प्रश्नों की बात करी है। तो पहला प्रश्न जो आपको अच्छे से याद रखना है, खादों का वर्गीकरण, फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन, और जितनी भी खाद दी हुई है उन सब खादों को आपको एक बार पढ़ना होगा, उनके बनाने की टेक्निक्स। तो पहली यूनिट में 18 प्रश्न, दूसरे में 23, तीसरी में 18 और चौथी में 17 प्रश्न हम लोगों ने दिए हैं। चलते हैं अगली यूनिट 5वीं की तरफ। नाम है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। रासायनिक संगठन के आधार पर उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। प्रश्न अच्छा है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2, उर्वरकों के भौतिक रूप से आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, समझाइए। हाउ आर फर्टिलाइजर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, एक्सप्लेन इट। प्रश्न क्रमांक 3, नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण, संगठन व गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, फास्फोरस उर्वरकों का वर्गीकरण, संगठन और गुण लिखिए। मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्लासिफिकेशन लिखना, कंपोजिशन लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5, यूरिया के गुणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया। 6, उर्वरक भंडारण एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश की विस्तार से चर्चा कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद करिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 7, राइट अ कमेंट ऑन द फॉलोइंग। अनिवार्यता का मापदंड, उर्वरक भंडारण एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, पढ़ के जाइएगा इस प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम के पौधों के लिए भूमिका, सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका और सूक्ष्म पोषक तत्वों के पौधों में कमी के लक्षण। प्रश्न क्रमांक 8, मृदा संशोधन क्या है। व्हाट इज द सॉइल अमेंडमेंट। प्रमुख मृदा संशोधन एवं उनके हेतु चयन विचारणीय कारकों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। डिस्कस डिटेल द मेजर सॉइल अमेंडमेंट एंड देयर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर देयर सिलेक्शंस। अगला प्रश्न, जैव उर्वरकों का कृषि में उपयोग व लाभ समझाइए। एक्सप्लेन द यूज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। प्रश्न क्रमांक 10, सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक क्या होते हैं, मिट्टी में इनकी कमी का क्या कारण है। व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, राइट द रीजन ऑफ देयर डेफिशिएंसी इन सॉइल। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है। इस 11वां प्रश्न में जितने भी टॉपिक दिए उनको सबको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, जटिल उर्वरक, नैनो उर्वरक, तरल उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, फॉस्फेट उर्वरक, पोटाश उर्वरक, द्वितीय उर्वरक और सूक्ष्म पोषण उर्वरक। इनमें से आपके परीक्षा में कोई भी 2 या 3 अवश्य आएंगे।
रासायनिक उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12 पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, किसानों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखिए। नैनो उर्वरक क्या होते हैं? पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में इनके लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15, मृदा संशोधन क्या है? प्रमुख मृदा संशोधन के नाम लिखिए। 16, मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के रसायन को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 17, द्वितीयक व सूक्ष्म पोषण तत्वों पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18, पोषण तत्वों में उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 19वां प्रश्न है, पौधों तक पोषण तत्वों के परिवहन की क्रियाविधि को विस्तार से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 20, द्वितीयक उर्वरकों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21, पौधे में पोषण तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 22, पौधों की आवश्यक पोषण तत्वों की कमी की विषाक्तता के लक्षण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23, मृदा संशोधन के रूप में जैविक खाद के उपयोग की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 24, पोटाश उर्वरकों का वर्गीकरण, संगठन और गुण लिखिए। और आखिरी प्रश्न है 25वां प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उर्वरक भंडारण एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश क्या है? इसके 4 प्रमुख खंड लिखिए। तो पहली यूनिट में हमने 18 प्रश्न दिए, दूसरे में 23, तीसरे में 18, चौथी में 17 और पांचवी में 25 प्रश्न। तो विद्यार्थियों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। और आप एक कंजूसी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस चैनल से जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए, जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो, आप तक पहुंच सके। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।